सुधांशु त्रिवेदी जी, अगर ईरान के बाहर जहां 20 से 26 करोड़ टोटल शिया हैं दुनिया में, उसमें से 90 to 95% ईरान में रहते हैं, उसके बाहर अगर कहीं सबसे ज्यादा शिया हैं, ओनली सुधांशु जी एंड मी, तो सुधांशु जी वो भारत में है। इसलिए भारत का रिस्पॉन्स हैज टू बी वेरी वेरी मेजर्ड। हमने देखा है जिस तरह से लखनऊ में, जम्मू कश्मीर में, भारत के दूसरे प्रदेशों में शांति प्रोटेस्ट हुए, पीसफुल प्रोटेस्ट हुए, लेकिन सबकी नजरें हैं बहुत ध्यान से कि क्या भारत सरकार की इसको लेके स्टेटमेंट आती है। सुधांशु जी, फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। हमारे लिए बहुत सेंसिटिव समय है। देखिए, वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि ईरान के बाद सबसे ज़्यादा शिया भारत में है। मैंने तो यहाँ तक बचपन में सुना था, आज का लेटेस्ट डाटा क्या है कि तेहरान के बाहर अगर सबसे ज़्यादा शिया किसी एक शहर में है तो वो लखनऊ है। इसीलिए अक्सर जो ईरान के प्राइम मिनिस्टर्स और वो लोग आते थे तो उनमें से कोई ना कोई समय समय पर लखनऊ ज़रूर आता रहता था। हम सिर्फ ये बात कहना चाहते हैं कि वर्तमान समय में जो परिस्थितियां वैश्विक परिदृश्य में बनी है, इसे समझना चाहिए। ये इस्लामिक वर्ल्ड की आपस की लड़ाई है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? आप याद करिए, यूएई पहला कंट्री बना जिसने कि इजराइल को मान्यता प्रदान की थी, मुस्लिम कंट्री। वैसे इससे पहले 78 में कैंप डेविड अकॉर्ड में इजिप्ट पहला कंट्री बना था, बाद में अनवर सादात की हत्या इसीलिए हुई थी। अब देखिए, उससे ईरान का क्या था? इस्लामिक वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी तमन्ना है बड़े लीडर्स को कि वो उम्मा के लीडर बन जाए, यानी यूनाइटेड अरब वर्ल्ड जो है उसके लीडर बने। ये कर्नल नासिर के दिल में था 60 के दशक में, बाद में अनवर सादात के दिल में रहा, सद्दाम हुसैन यही ख्वाब लिए रहे और आयतुल्लाह खुमैनी यही ख्वाब लेकर ईरान का नेतृत्व किए थे। अब वहाँ दो पोल्स हैं, एक तरफ है सऊदी अरब, यूएई और वो जो सुन्नी वर्ल्ड है, और ये ईरान, टर्की, और ये एक अलग प्रकार का लीडरशिप का पोल था। जब भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने का तय हो गया तो क्या लगा कि अभी भी जो यूएई, सऊदी अरब की आर्थिक स्थिति अच्छी है क्योंकि इन पे कोई प्रतिबंध नहीं है। ईरान की आर्थिक स्थिति खराब है और उसे पता है कि तेल का खेल 10-15 साल में खत्म होने वाला, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी आने वाले हैं। तो उन्हें लगा कि यूएई और सऊदी अरब अपने को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, वो अपने को एक ट्रेड डेस्टिनेशन के रूप में बना रहे हैं। तो अगर ये चीज मेटेरियलाइज हो गई, और आपको ध्यान हो सऊदी अरब भी इजराइल को मान्यता देने जा रहा था, और उसी समय 7 अक्टूबर 2023 का ये अटैक हुआ जो हमास ने कराया, जो माना जाता है कि वो ईरान समर्थक है। तो ये एक तरीका था कि एक ऐसी कमजोर नस दबा दो जाके, एंटी यहूदी, एंटी इजराइल की कोई मुस्लिम देश विरोध ना कर सके। फिर भी आप याद करिए, तकरीबन 1 महीने तक ना यूएई का कोई जवाब आया था, ना सऊदी अरब का जवाब आया था, ना जॉर्डन का कोई रिएक्शन उसके ऊपर आया था। अब उसके बाद जब हमास को तबाह कर दिया तो ये एक लड़ाई ये थी कि इस्लामिक वर्ल्ड का नेतृत्व तो शायद ईरान के पास आ जाता उसके बाद, मगर हमास और हिजबुल्लाह को तबाह करने के बाद अब जो इस्लामिक वर्ल्ड के ही दूसरे कंट्रीज हैं उनको लगने लगा कि ईरान शायद अब आणविक शक्ति बनकर दुनिया में अपनी एक अलग पोजीशन बनाने की कोशिश कर ले, और इस आधार पे वो कहे कि इस्लामिक वर्ल्ड को मेरा नेतृत्व करना चाहिए। इसलिए ये उसके साथ के कंट्रीज की भी समस्या हो सकती थी कि वो ना वहां पर आने पाए। और ईरान इराक का युद्ध हुआ 80 के दशक में, सबको पता है। और अगर हमारे जो साथ में लोग बैठे इनको ना जानकारी हो तो ये भी बता दूं कि 1981 में इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर इजराइल ने तबाह किया था। तो ये एक वेल नोन फैक्ट है कि वो इंटेलिजेंस यूनिट ईरान ने, मतलब इंफॉर्मेशन ईरान ने प्रोवाइड कराई थी, क्योंकि ईरान को लग रहा था कि वो इराक का रिएक्टर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता तो इजराइली डिस्ट्रॉय करा दे। यानी तब ईरान और इजराइल एक साथ थे। ये संबंध आपस में बदलते रहते हैं। अब स्थिति क्या है कि ईरान को यह लग रहा है कि अगर दुबई, अगर सऊदी अरब, अगर अबू धाबी, अगर जेद्दा, अगर शारजाह अपने को एक फ्यूचरिस्टिक डेस्टिनेशन के रूप में एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो वो भी नहीं होना चाहिए। यानी हम तो डूबेंगे और तुमको भी ले डूबेंगे।